हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन इस टॉपिक को कवर करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। इसके अलावा डिटेल्स भी देखेंगे हर एक चीज़ की। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो लोकसभा के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज़ के। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब पूरा देश एक है तो एक ही बार इलेक्शन भी होना चाहिए। लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज सबके चुनाव जो है एक ही साथ करवा दिए जाएं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। साइमल्टेनियस पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तरफ एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। और इस कमेटी के कौन चेयरमैन थे? इस कमेटी को चेयर किया गया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। इसके द्वारा प्रपोज किया गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज़ भारत में जो हैं इनके साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाएँ, एक साथ इलेक्शन करवाए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय द कोविंद कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस कमेटी के द्वारा टोटल 18 अमेंडमेंट को रिकमेंड किया गया है। व्हाट इज़ द रामनाथ कोविंद कमेटी विच वॉज इन डिस्कशन रिलेटेड टू, ये वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द रामनाथ कोविंद कमेटी। इस कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स थे, याद रखिएगा। अब मेंबर्स कौन कौन है? टोटल 7 मेंबर हैं और चेयरमैन को मिलाकर 8 हो जाते हैं। रामनाथ कोविंद चेयरमैन थे ये, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट, अमित शाह होम मिनिस्टर, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस लीडर, गुलाम नबी आज़ाद डीपीए पार्टी से, INK सिंह फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, डॉक्टर सुभाष कश्यप फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, संजय कोठारी फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ये सारे इसके मेंबर्स थे। और स्पेशल इन्वाइटीज इसमें अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी हाई लेवल कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की है? मार्च 2024 में। रामनाथ कोविंद कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 2024। यहाँ आएगा 2023। एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद मेनी एक्सपर्ट्स and people from political parties for 191 days, this committee submitted a report of about 18,626 pages to the current president Draupadi Murmu on 14th March 2024। याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है, द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन हैज़ रिकमेंडेड होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम विच ईयर। कौन से साल से इसने रिकमेंड किया कि ये चीज़ करनी चाहिए? 2029 से। ठीक है, इफ़ द रिकमेंडेशंस आर एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, पहला साइमल्टेनियस इलेक्शन कब हो सकता है? पॉसिबली 2029 में, क्योंकि 2029 में ही 18th लोकसभा का जो है टर्म जो अभी चल रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। साथ में जो अभी कुछ स्टेट्स के कई सारे स्टेट्स ऐसे जिनके इलेक्शन हुए थे 2024 में, उन सब का भी टर्म एंड जो है वो 2029 में ही आएगा। कुछ स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका जो टर्म है वो 5 साल से कम करना पड़े साइमल्टेनियस इलेक्शन सबके एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए। स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इनके जो इलेक्टोरल साइकिल है इसको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। विच न्यू आर्टिकल हैज़ द रामनाथ कोविंद कमेटी टॉक्ड अबाउट एडिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कमेटी ने आर्टिकल 82A को ऐड करने के लिए बात की है अपने रिकमेंडेशन में। द कमेटी रिकमेंड्स amendment to Article 82A of the Constitution to empower the President to specify a due date for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies. When were Lok Sabha and Assembly elections held simultaneously for the first time in India? पहली बार भारत में 1951-52 में लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ हुए थे। क्योंकि क्या हुआ था कि हमारा जो संविधान है लागू हुआ था 1950 में। उसके बाद पहली बार देश में इलेक्शन हो रहे थे संविधान के अकॉर्डिंग और सारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए पहली बार जब इलेक्शन हुए थे तो ऐसा नहीं होगा ना कि पहले सेंट्रल के करवा दिए फिर बाद में उसके बाद स्टेट्स के बाद में करवाए गए, सब एक साथ हुए थे। तो पहली बार 1951-52 में लोकसभा के और असेंबली के इलेक्शन साइमल्टेनियसली हुए थे। यहाँ देखिए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर हेल्ड साइमल्टेनियसली इन 1951-52। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन द 3 years 1957, 1962 एंड 1967।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ऐसा देखने को मिलने लगा कि सरकारें गिरने लगी स्टेट्स में, टाइम 5 साल पूरे होने से पहले सरकारें गिरने लगी और ऐसी सब इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन थी, जिसकी वजह से ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन शुरू में होते थे ये चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1999 अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द इंडियन लॉ कमीशन रिकमेंड होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। तो क्या हुआ था, इंडियन लॉ कमीशन जो है 1999 में, इसके द्वारा भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी। उस समय पर चेयरमैन कौन थे इंडियन लॉ कमीशन के, ये थे बीपी जीवन रेड्डी। ठीक है, द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द लॉ कमीशन हेडेड बाय बीपी जीवन रेड्डी इन 1999। What is the minimum age to contest the election for the post of president of India? प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन जो होता है मिनिमम एज उसमें कितनी चाहिए, 35 ईयर्स चाहिए। अंडर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 मिनिमम एज ऑफ वोटर्स जो है, वोटर्स की एज 21 साल से कम करके 18 साल की गई थी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द इंडियन इलेक्शन कमीशन? इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों की मिलाकर 131 सीट्स हैं जो लोकसभा में रिजर्व हैं। अब इसमें कितनी कितनी हैं, तो 84 सीट्स जो हैं ये शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। ठीक है, तो दोनों डिवाइड करके भी याद रखिएगा। टोटल 131 सीट्स हैं, 24.03% का रिजर्वेशन है SC/STs के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47। कोरम हाउस का कितना होता है टोटल मेंबरशिप का, 10% होता है। वट इज़ द बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? इसका बेनिफिट क्या है, रिडक्शन इन करोड्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड ऑन इलेक्शंस। पहले सेंट्रल में इलेक्शन होता है, लोकसभा का होता है, फिर स्टेट असेंबलीज़ का होता है, तो इलेक्शंस में जो प्रोसेस लगती है वो सेम लगती है, जो मशीनरी लग रही है वो सेम लग रही है, जो अधिकारियों की कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है वो भी सेम तरीके से हो रही है, लेकिन अलग अलग टाइम पर होता है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। दूसरा नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस रिपीटेडली, और तीसरा है रिडक्शन इन रिपीटेड इम्पोजिशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ये सब चीज़ें होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इलेक्शन का माहौल है, तो क्या होता है काम पर कम ध्यान दिया जाता है, इलेक्शंस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो इसीलिए ये सारे फायदे होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वर कॉन्टेक्टेड टू गिव देयर व्यूज ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? 62 पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ वन नेशन वन इलेक्शन के लिए दिए हैं। The committee headed by the former President Ramnath Kovind had consulted 62 parties on the issue of one nation one election. 32 पार्टीज़ ने आइडिया को सपोर्ट किया है, 15 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको अपोज किया है और 15 पार्टीज़ ऐसी थी जिन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर न्यूट्रल रहे कि ठीक है जो भी कर लो हम सब में खुश हैं। What is the Representation of People Act 1951 related to? ये रिलेटेड है प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। याद रखिएगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA एक्ट 1951 का इलेक्शंस को कंडक्ट करने से संबंधित है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया कवरिंग एस्पेक्ट्स सच एज इलेक्टोरल रोल्स, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। Who gives permission to impose president's rule in a state in case of failure of constitutional governance? प्रेसिडेंट्स रूल जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का फेलियर का केस आता है किसी स्टेट में, उस समय पर इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह आर्टिकल जो है अलाउ करता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स को इन अ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, देयर बाय एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट रूल बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द गवर्नर। What does Part 15, Article 324 to 329 of the Indian Constitution relate to? It is related to elections. अब देखिए पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 324 से लेकर 329 इट डील्स विद इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस द कमीशन फॉर दीज मैटर्स। अब 324 जो है इलेक्शन कमीशन की बात करता है कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल जो भी इलेक्शन का काम होता है इन सब चीज़ों का इलेक्शन कमीशन करेगा। आर्टिकल 325 प्रोविजन देता है फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट एंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम वोटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। फिर आता है 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स शैल बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। 327 क्या बात करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर्स। 328 में क्या है, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट की पावर है टू मेक प्रोविजंस फॉर इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। और 329 प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स।
व्हाट टाइप ऑफ कमीशन इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। इसे स्थापित किया गया था 25 जनवरी 1950 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, जो कि भारत के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम देख चुके हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका टर्म कितना होता है? 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट? फिलहाल भारत में 550 लोकसभा सीट्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर ऐसे हैं जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल स्ट्रेंथ कितनी है हाउस की? 543 मेंबर्स ऐसे हैं जो लोकसभा में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है द इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय हुम? तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू की जाती है, उसी के साथ इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। द नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। Who has the right to recognize a political party as a national or regional party? तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या फिर रीजनल पार्टी का दर्जा दे। व्हाट इज़ दिनेश गोस्वामी कमेटी रिलेटेड टू? ये लोकसभा इलेक्शंस की फंडिंग से संबंधित है। गवर्नमेंट फंडिंग की जाती है ना लोकसभा इलेक्शन के लिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती है, तो इसी से संबंधित है दिनेश गोस्वामी कमेटी। विच लोकसभा इज़ करेंटली इन सेशन? करेंटली 18th लोकसभा है जो सेशन में है। और इसी के साथ हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।